हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो था हमारा एसआई यूनिट से रिलेटेड, है ना। एसआई यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने जाना था वो क्या होते हैं, फिर उसी के अंदर हमने फंडामेंटल्स और ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में जाना था। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस। कि मेजरमेंट्स कैसे, किसकी मेजरमेंट करनी है और ये मेजरमेंट्स कैसे करेंगे, प्लस में साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और इसकी क्या नीड है। तो बच्चे हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, राइट। और जो अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो हमारे केमिस्ट्री के अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं। और वो जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो उनको परफॉर्म करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन इक्विपमेंट में हमारा क्या आ सकता है, हमारा ब्यूरेट आ सकता है, पिपेट आ सकता है, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क आते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क आते हैं, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर आते हैं, चाइना डिश आती है। तो मतलब बहुत बहुत सारे क्या है हमारे पास में इक्विपमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं ये मान के चलती हूँ कि हो सकता है कि आप में से कुछ जो है इन इक्विपमेंट से फैमिलियर भी हो और कुछ हो सकता है कि इनमें से फैमिलियर ना भी हो। तो मैंने कोशिश की है कि कुछ इक्विपमेंट्स जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, तो उनकी एक छोटी सी लिस्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। और वो लिस्ट देखिएगा आप लोग, लिस्ट इस तरीके से है। सो आई होप ये वीडियो को देखकर आपको थोड़ी बहुत क्या है इक्विपमेंट्स को पहचानना आया होगा कि कोई भी इक्विपमेंट किस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। अब मैं बात वापस से आती हूँ एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, क्योंकि हमें किसकी बात करनी है, मेजरमेंट्स की बात करनी है बच्चे, ठीक है। मेजरमेंट की रिगार्डिंग मैं क्या कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। तो मैं ये कहूंगी जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, लैब के अंदर एक कोई भी प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म किया, उसको परफॉर्म करते हुए मेरी कोई रीडिंग आएगी, ठीक है, कोई रिजल्ट निकल के आएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसी प्रैक्टिकल को रिपीट कर रही हूँ। जो मैंने प्रैक्टिकल किया था उसको मैंने क्या किया, रिपीट किया था। तो जब मैं उसी प्रैक्टिकल रिपीट करती हूँ तो जो उस टाइम पे पहले जो रीडिंग आई थी, यानी कि जो मेजरमेंट्स आई थी, मतलब जो भी आपका रिजल्ट आता है ओवरऑल, और जो मैंने नेक्स्ट टाइम किया तो वो क्या होता है, सेम नहीं आता। क्या नहीं आता, डू नॉट सेम। रिजल्ट जो आता है वो सेम नहीं आता, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, एरर आती है। वो एरर किसी भी वजह से आ सकती है और वो थोड़ी नेचुरल भी है, यानी छोटी मोटी जो होती है एरर आती है। लेकिन वो एरर कितनी आई ये भी तो देखना है ना हमें। ये तो नहीं है चलो हाँ एरर आ गई, पिछली बार ये था, अब तो वो एरर कितनी आई। तो यानी कि उस चीज का हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए था कि देखो हमें कितना आंसर चाहिए था और हमारा आंसर कितना आया है।
तो मतलब हम अपने रिजल्ट के कितने एक्यूरेट है, मेरा किया गया प्रैक्टिकल कितना सही है। तो ठीक है, तो उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए, तो फाइंड आउट कर लिया तो उस एरर को एक्सप्रेस भी तो करना पड़ेगा, निकाल के दिखाना भी तो पड़ेगा। ठीक है, तो जो टू एक्सप्रेस द रिजल्ट, तो यहीं से हमारा टॉपिक शुरू होता है, टू एक्सप्रेस द रिजल्ट्स ऑफ different measurements, ठीक है, having two terms, अब वो टू टर्म्स कौन कौन सी है, one of which is accuracy and the second one is precision। कौन सी है बच्चों, वन ऑफ विच इज एक्यूरेसी एंड द सेकेंड वन इज प्रिसिशन। अब आपका क्वेश्चन आता है कि मैम ये एक्यूरेसी और प्रिसिशन क्या होता है। अब ये एक्यूरेसी वर्ड तो हम लोगों ने कई बार सुना हुआ है, लेकिन प्रिसिशन नहीं सुना है। तो बच्चे एक्यूरेसी का मतलब ही क्या होता है, कितना आप सही जा रहे हैं, कितनी करेक्शन है उसके अंदर। ठीक है, तो लेकिन उसको हम इन प्रैक्टिकल मेजरमेंट के अंदर किस तरीके से इसका यूज करते हैं, वो चीज हमें देखनी है। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आपको दौड़ लगानी है, यू हैव टू रन, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए चलो और कुछ नहीं तो आपको क्या करना है, कोई भी आपके पास मटेरियल, कोई भी चीज दी हुई है, लाइक आपको एक स्टोन गिवन है, तो आपको इस पॉइंट पर खड़े होकर यहां तक इस स्टोन को थ्रो करना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो वैल्यू है वो क्या है, एक एग्जैक्ट वैल्यू है। इस वैल्यू को हम कहते हैं ट्रू वैल्यू। क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू कहते हैं। दैट मीन्स कि आपको यहां तक पहुंचाना है इस स्टोन को। ठीक है, स्टोन को आपको यहां तक पहुंचाना है। तो आप लोगों ने क्या किया, यहां से थ्रो किया। अब आप लोगों के उस पर डिपेंड करता है कि हो सकता है कि वो स्टोन एग्जैक्टली यहां पर आकर गिरे। ठीक है, हो सकता है वो एग्जैक्टली इधर आकर गिरे, हो सकता है वो थोड़ा सा और क्लोज चला जाए, और हो सकता है इसको भी क्रॉस करके थोड़ा इधर चला जाए या फिर और दूर चला जाए। मतलब पॉसिबिलिटी क्या होती है, इनमें से ही कुछ पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल आपकी जो है बिल्कुल एक्यूरेट लाइन पर आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। हालांकि या तो बिल्कुल इधर टच करेगा या फिर इधर टच करेगा। ठीक है, तो ये तो नहीं है ना बिल्कुल लाइन पे आपका स्टोन आएगा। हो सकता है कि स्टोन इधर आकर गिरे, स्टोन इधर आकर गिरे। तो बस यही चीज दिखनी है कि मान लीजिए आपका स्टोन इधर आकर गिरा, तो अब आपकी जो ट्रू वैल्यू है, जो मेन वैल्यू है, इससे ये चीज कितनी दूरी पर है, तो आप इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। ये क्या थी, ट्रू वैल्यू, और ये क्या थी, जो वैल्यू आपके थ्रू निकली जब आपने स्टोन को फेंका। तो ऐसे ही क्या होता है, प्रैक्टिकल के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल इफ आई एम डिफाइनिंग द एक्यूरेसी, तो मैं ये कहूंगी कि एक्यूरेसी इज अ मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंस between the experimental value, right? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मतलब क्या है, जो वैल्यू आपने ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट निकाली है। ठीक है, टू दी मीन वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ मेजरमेंट and the true value. So accuracy is a measurement of the difference between the experimental value, और दी मीन वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ मेजरमेंट। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, जो आपने ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट निकाली है। आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, तो कुछ वैल्यूज वहां से आएंगी, तो वो जो वैल्यू आपकी आ रही है, वो वैल्यू कितनी आई है, ठीक है, वो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहेगी। अब उसमें से मीन वैल्यू का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने कहा बच्चे आपके पास में 3 चांसेस हैं। ठीक है, उन 3 चांसेस में आपको स्टोन को फेंकना है। तो एक बार हो सकता है आपका जो स्टोन है वो इधर आकर गिरा, एक बार आपका स्टोन इधर आकर गिरा, और थर्ड कंडीशन में जो आपका स्टोन है वो इधर आकर गिरा।
ठीक है। तो जो फाइनल डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन क्या माना जाएगा, पहले तो जो स्टोन आपने फेंके उनकी डिस्टेंस का मीन निकाला जाएगा। यानी कि जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको वो नंबर ऑफ टाइम करना होता है, ठीक है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, मान लीजिए आपने 3 बार उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और आपकी रीडिंग हर बार क्या आ रही थी, डिफर आ रही थी। तो आपको उन तीनों वैल्यूज का पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, एक मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। उस मीन वैल्यू को क्या कर देना है, ट्रू वैल्यू में से माइनस कर देना। और ट्रू वैल्यू जो है वो मैं आप लोगों को बता चुकी कौन सी होगी, जो ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुकी होगी, ठीक है। यानी कि जैसे ये लाइन जो आपकी ट्रू वैल्यू थी, ऐसे ही आपका जो एक्सपेरिमेंट आप जो परफॉर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, दैट इज ट्रू वैल्यू। सो एक्यूरेसी इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कह दिया गया कि जो ट्रू वैल्यू है फॉर एनी एक्सपेरिमेंट वो कितनी है, 20.50, कितनी है, 20.50 आपकी वैल्यू। लेकिन आपने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट को 3 बार परफॉर्म किया। उस 3 बार परफॉर्म करने के दौरान जो मीन वैल्यू निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, आपने फर्स्ट टाइम किया वैल्यू आई आपकी 20.46, दूसरी बार आपने किया वो वैल्यू आई आपकी 20.48, और थर्ड टाइम जब आपने किया तो वो जो वैल्यू निकल के आई वो आई आपकी 20.52, ठीक है। तो इस दौरान मान लीजिए 20.50 ही आ गया है, ठीक है। तो इस दौरान जो आपकी जो मीन वैल्यू है 20.52 लगा लीजिए, तो जो मीन वैल्यू आएगी वो कहीं 20.48 के अराउंड आएगी। तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो जो आपका जो वैल्यू रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0.02 की एरर रह गई आपके एक्सपेरिमेंट में। मतलब इतना और क्रॉस कर जाते तो आपका आंसर क्या होता, एक्यूरेट होता। सो दिस इज एक्यूरेसी। आई होप आपको एक्यूरेसी का मतलब समझ में आया होगा। तो बच्चे ये वाला जो डिफरेंस है, ठीक है, एक्यूरेसी में आप देखो ये जो डिफरेंस है जितना कम आएगा, मान लीजिए नेक्स्ट टाइम जो डिफरेंस आ रहा है, जो मीन वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 20.42, ठीक है। और उसको आपने क्या किया, 20.50 में से माइनस किया, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपका 0.08 आ जाएगा, है ना। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम आपने परफॉर्म किया वो आपका रिजल्ट आ गया 20.60, नेक्स्ट टाइम। और मीन वैल्यू क्या थी, मीन वैल्यू आई आपकी 20.60 और जो आपकी ट्रू वैल्यू है वो आई आपकी 20.50, ठीक है। तो जो एक्यूरेसी आई, तो एक्यूरेसी कितनी निकल के आई आपकी यहाँ से 0.10। तो यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही थी, 0.02, ठीक है। यहाँ पर आ रही थी 0.08, 0.10। मतलब इसमें यहाँ पर जब ये जितनी वैल्यू कम थी, दैट मीन्स आप अपने रिजल्ट के उतने ही ज्यादा क्लोज थे। तो आप यहाँ से कह सकते हो स्मॉलर द डिफरेंस लार्जर द एक्यूरेसी, जितना ज्यादा कम डिफरेंस इनके बीच में होगा आप अब एक्यूरेसी की उतने ही क्लोज है, ठीक है। तो ये था बच्चे एक्यूरेसी के बारे में। सो जिन इसमें ही नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है हमारी प्रिसिशन, ठीक है। प्रिसिशन क्या होता है, तो अगर मैं कहूं कि प्रिसिशन किसको रेफर करता है, तो कहूंगी इट रेफर्स टू हाउ closely two or more measurements of same quantity agree with one another, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इसी स्टोन वाले का एग्जाम्पल मैं लेकर चलती हूँ, ठीक है। अच्छा, स्टोन वाले का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो मान लीजिए स्टोन नहीं तो हम एग्जाम्पल लेके चलते एक एरो वाले का, ठीक है। एक बोर्ड होता है ना, कार्ड पे एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर आप क्या करते हो, एरोज फेंकते हो। तो उसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास में क्या है, एक बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड के अंदर आपको क्या करना है, एरो से क्या करना है या फिर गन से क्या करना है, निशाना लगाना है, ठीक
ठीक है, तो आपने क्या किया, निशाना लगाना शुरू किया। अब हमें पता है ये क्या होता है, आपका सेंटर वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, आपका एक्यूरेट पॉइंट होता है। लेकिन आपने क्या किया, गन से निशाना लगाना शुरू किया। ठीक है, देखिए इसमें बच्चे आपका एक्यूरेसी वाला जो पॉइंट होगा वो भी साथ साथ मैं आपको क्लियर करूंगी दोबारा से, ताकि आपको एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या है डिफरेंस समझ में आ जाए। तो अभी तो मैं प्रिसिशन के बारे में ही बात कर रही हूँ। ठीक है, प्रिसिशन में मान लिया आपने फर्स्ट टाइम पे निशाना लगाने के बाद आपका जो पॉइंट आया वो कहीं इधर पर आया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे आपने क्या किया, फिर से निशाना लगाया और वो जो निशाना लगा वो कहीं इधर लगा। थर्ड टाइम आपने फिर लगाया, वो इधर आया। फोर्थ टाइम इधर लगाया आया, फिफ्थ टाइम इधर आया, सिक्स टाइम इधर आया। मतलब यहाँ पर क्या है कि आप निशाना तो लगा रहे हैं, ठीक है, आप पॉइंट तो कर रहे हैं गन को, लेकिन आप कहीं रिजल्ट से कहीं दूर है। लेकिन आपका प्रिसिशन मतलब आप जहां निशाना लगा रहे हैं, आपका जो हाथ सेट हो रखा है वो कहीं इसी पॉइंट पर सेट हो रखा है। यानी कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है बार बार वो अपने फर्स्ट पॉइंट के ही इर्द गिर्द आ रहा है। मतलब आपकी इधर निशाना लगाने की क्या है, प्रिसिशन सबसे ज्यादा है। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करती हूँ, इसी से रिलेट करती हूँ, तो एक्यूरेसी आपकी क्या कहलाती है, ये आपने पॉइंट लगाया इधर, निशाना लगाया इधर, दूसरी बार लगाया इधर, तीसरी बार इधर, फोर्थ टाइम इधर। ठीक है, तो एक्यूरेसी से तो आप समझते हैं कि जो मेन पॉइंट है उससे आपकी डिस्टेंस कितनी है, और प्रिसिशन से आप समझते हो कि जो आप आपस में ही जो आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, कि भाई आपने इधर लगाया, आपके अपने ही रिजल्ट से आपकी बाकी की जो वैल्यूज है वो कितना वेरी कर रही है, वो कहलाता है प्रिसिशन। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो प्रिसिशन है, प्रिसिशन आपके रिजल्ट को ये तो बताता है कि आपका जो रिजल्ट है, आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी जो ट्रू वैल्यू वो तो कितनी रही होगी 20.40, लेकिन जो आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 20.10, 20.12, 20.08, 20 पॉइंट हो सकता है कितनी आ जाए, 14 आ जाए। तो आप बेशक से मेन रिजल्ट के से काफी दूर है, लेकिन आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसके दौरान क्या हो रहा है, आपका रिजल्ट बार बार अपनी ही वैल्यूज के इर्द गिर्द आ रहा है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ये आइडिया लगा सकते हैं, या तो आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें आपने किसी केमिकल में कोई चेंज की जो कमी है की वजह से कुछ एरर आई होगी। ठीक है, क्योंकि आपकी यहाँ परफॉर्म करने में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आप जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो चीज यूज की है उसमें कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट में आपके प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे निशाना लगा रही हूँ, तो निशाना लगाते हुए भी मैंने मेरे हाथ को ही क्या नहीं किया, सेट नहीं किया, एक पर्टिकुलर इसी पॉइंट की तरफ मैंने पॉइंट आउट किया हुआ और मैं निशाने लगाई जा रही हूँ, तो इसी के इर्द गिर्द आएगा जब तक मैं इसके लेवल पे सेट नहीं करूंगी। आ रही है बात समझ में? तो मेरा जो निशाना था वो इस लेवल पर सेट नहीं हो रखा था, इस लेवल पे, तो कहेगा कि मैं अपने ही पॉइंट से कितना ज्यादा प्रिसाइज कर रही हूँ, कितने क्लोज हूँ अपने ही पॉइंट के। और एक्यूरेसी बताता है कि आप मेन पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हैं। तो अगर मैं प्रिसिशन को बोलूं तो प्रिसिशन इज एक्सप्रेस्ड as the difference between a measured value and the arithmetic mean value for a sense of measurement, for a sense या सीक्वेंस लिख सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ मेजरमेंट्स। तो इसको मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं तो मैं ये लिख सकती हूँ, प्रिसिशन इज इक्वल टू इंडिविजुअल वैल्यू माइनस अरिथमेटिक मीन वैल्यू। तो बच्चों मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था
प्रिसिशन क्या है, वो ये नहीं बताता कि आप मेन पॉइंट से कितनी दूरी पे हैं, ये बताता है कि आप अपने पॉइंट के कितने आसपास है ना। इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी एग्री विद वन अदर, यानी कि सेम क्वांटिटी एक दूसरे से कितना एग्री कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अर्थ इंडिविजुअल वैल्यू का मतलब ये जो अलग अलग वैल्यूज आपकी आ रही है, माइनस में अर्थमेटिक मीन वैल्यू यानी कि अपनी ही वैल्यू, यहाँ से आप इन्हीं वैल्यू का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, माइनस में क्या कर देंगे, इंडिविजुअल वैल्यू से माइनस कर देंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, जितना कम डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा क्या होंगी, आपकी वैल्यू प्रिसाइज करेगी, ठीक है। एक जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका फर्स्ट वाले का डिफरेंस आया 0.002 आया, दूसरे वाले का 0.04 आया, फर्स्ट वाले उससे हो सकता है कि 0.01 भी आया हो, तो क्या होगा, तो जितना कम डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा प्रिसाइज करेगा। तो स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट ग्रेटर इज अ प्रिसिशन। वन मोर थिंग बच्चे याद रखिएगा, अ गुड precision does not assure good accuracy, ठीक है। गुड प्रिसिशन डज नॉट एश्योर गुड एक्यूरेसी। देखो अगर मैं इसी का एग्जांपल लेके चलती हूँ तो देखो यहाँ पर देखो मेरा प्रिसिशन अच्छा है कि जो मेरा निशाने लग रहे हैं वो एक दूसरे के ही इर्द गिर्द लग रहे हैं। हालांकि देखो ये चीज भी डिफिकल्ट होती है कि आपको इसी पॉइंट के इर्द गिर्द क्या लगाने, निशाने लगाने, लेकिन ये मेरा एक अच्छा निशाना काउंट नहीं किया जाएगा। बिकॉज अच्छा निशाना कौन सा काउंट किया जाएगा, जो मेरे मेन पॉइंट के पास में होगा, ठीक है। सो गुड प्रिसिशन डज नॉट एश्योर दैट योर एक्यूरेसी इज गुड, कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ हो सकता है कि आपने इधर निशाना लगाया और फिर उसके बाद में इधर पॉइंट आ रहे हैं, सो ये क्या हम यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये मैं यहाँ कह सकती हूँ कि एक्यूरेसी भी अच्छी है और प्रिसिशन भी अच्छा है, एक्यूरेसी भी अच्छी है और प्रिसिशन भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपका प्रिसिशन बहुत ज्यादा अच्छा है तो वहां पर एक्यूरेसी भी क्या होगी, अच्छी ही होगी, ठीक है। तो ये था हमारा एक्यूरेसी और एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट तो करना सीख लिया, एक्यूरेसी निकालनी सीख ली, प्रिसिशन निकालना सीख लिया। तो जो भी एक्यूरेसी आई है, जो भी प्रिसिशन है, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट तो आएगा, उस रिजल्ट में कुछ नंबर्स तो होंगे। तो मतलब जो भी ओवरऑल रिजल्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ एनी नंबर होगा, तो उसको कैसे नोटिफाई करना है, कैसी नोटेशंस में लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि भी आपका आंसर आ गया कि 56.8888 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है, ये ही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। सो दिस टाइप ऑफ आंसर इज नॉट इंक्लूडेड एज ए साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक नंबर, ठीक है। तो साइंटिफिक फॉर्म में इन नंबर्स को लिखने के लिए कुछ हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे मतलब कि क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो आपकी वैल्यू आती है ना, वो कहीं बहुत ज्यादा बड़ी भी आ सकती है, बहुत ज्यादा छोटी भी आ सकती है। तो इतनी सारी बड़ी वैल्यू को लेकर चलना, अब उन वैल्यूज का आपस में मल्टीप्लाई कराना भी होता है, एडिशन भी कराना होता है, सब्ट्रैक्शन भी कराना होता है। तो बहुत छोटी या बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज अगर इसी फॉर्म में लिखी रहे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स में लिखी रहे, तो वो उसको आगे सिंप्लीफाई करना यानी कि उनकी कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, और फिर उस रिजल्ट को, इतना बड़े रिजल्ट को याद करना भी थोड़ा, क्योंकि लंबी चौड़ी टर्म्स होंगी है ना, तो उस रिजल्ट को याद करना भी हम लोगों के लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस टाइप की जो रिजल्ट है उनको याद रखने के लिए क्या किया जाता है, या फिर उनको अच्छे से सिंप्लीफाई, इन चीजों को क्या कर दिया गया, सिंप्लीफाई कर दिया गया और एक पर्टिकुलर मैनर बना दिया गया कि भाई आगे से आपका कुछ भी रिजल्ट आता है तो आपको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या कि कुछ साइंटिफिक नोटेशंस बनाए। जैसे आपने एक सबसे अच्छी वैल्यू पढ़ी होगी एवोगैड्रो नंबर, है ना। एवोगैड्रोस नंबर के बारे में आई थिंक आप सभी ने सुना होगा। अगर मैं एवोगैड्रोस नंबर के एग्जैक्टली नंबर की बात करूं तो जो वैल्यू होती है वो होती है 602.213.700.000.000.000 एंड 000।
तो बच्चे इतनी बड़ी वैल्यू को और इतने बड़े रिजल्ट को याद रखना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने एक सिंपल सी टर्म देखी हुई है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यानी कि इतने बड़े डिजिट को हमने क्या कर दिया, एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो नोटेशन है एवोगैड्रो नंबर की क्या कहलाती है, साइंटिफिक नोटेशन कही जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे अब क्या है, तो इस तरीके की टर्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उस चीज की बात करेंगे। ठीक है, तो जनरली अगर मैं बात करूं, जो साइंटिफिक नोटेशन है होती है आपकी, जो आपकी साइंटिफिक नोटेशंस होती है उसको लिखा जाता है n इंटू 10⁻n की टर्म में। ठीक है, n इंटू 10⁻n की टर्म में। अब यहाँ पर n क्या है, ये अब जो आपका कैपिटल N है, ठीक है, तो ये जो कैपिटल N है वो क्या होता है आपका सिंगल, याद रखिएगा सिंगल, डबल नहीं होनी चाहिए, सिंगल डिजिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिंगल डिजिट होनी चाहिए। और याद रखिएगा ये जो डिजिट है ये कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। तो मैं कह सकती हूँ सिंगल नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए ये। ठीक है, n यहाँ पर आपका क्या है, कोई इंटीजर है जो कि कुछ इतना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी वैल्यू होती है। इस n को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं बच्चे, एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इस फॉर्म में हम किसी भी पर्टिकुलर रिजल्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो किन के लिए रूल्स होते हैं, अगर किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू है आपकी, वो वैल्यू 9.999 से बड़ी चली जाती है तो उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जैसे ये है 246.38 है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में मैं लिखूंगी 24638 इंटू 10⁻²। अब आप पूछोगे कि मैम आपने इतने ये 10⁻² कहाँ से आ गया, है ना। तो वही चीज क्या है हमें यहाँ पर सीखनी है। तो एक जो मेन चीज थी वो आपको याद रखनी है क्या, कि जो डेसिमल है, देखो यहाँ पर डेसिमल से पहले कितनी डिजिट थी, 3। तो इन ड्यूरिंग द साइंटिफिक नोटेशन डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होनी चाहिए, और वो डिजिट कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। तो इसको इस तरीके की टर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपको कोई वैल्यू दी गई है और वो वैल्यू है जैसे 148.7.2, ये वैल्यू दी गई है और इस वैल्यू को क्या करना है, आपको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, साइंटिफिक नोटेशन देनी है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहला रूल आपको याद रखना है कि सिंगल डिजिट नॉन जीरो, यानी कि डेसिमल मिल गया, डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही डिजिट होनी चाहिए नॉन जीरो। नॉन जीरो क्या है, 1, यानी कि आपको इस डेसिमल को क्या करना है, इधर शिफ्ट करना है। क्या करना है, इधर शिफ्ट करना है। तो अब आपको अब आप पहले तो लिख दीजिए 1.4872 लिख दिया। अब क्या करना है, ये देखिए आप अपने डेसिमल से कितने प्लेसेस पे इधर गए, 1 2 3, इनटू में क्या कर देंगे 10⁻3। ठीक है, तो यानी कि आप यहां से कहाँ की तरफ मूव हुए, डेसिमल से लेफ्ट की तरफ। सो इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट देन 10 की जो पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपको कोई नोटेशन दी गई, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। आपको दिया गया 0.0001487 अब क्या है कि जो डेसिमल है उससे पहले कैसे डिजिट आ गई, नॉन जीरो डिजिट आ गई। और ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन ये रिजल्ट सही नहीं कहलाएगा, मतलब जो आंसर करेक्ट आंसर नहीं कहलाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आनी चाहिए। तो इस डेसिमल को उठा के मैं क्या करूंगी, इस 1 के आगे पुट कर दूंगी। तो जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 1.4872, क्योंकि जीरो की तो वैसे भी कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगी यहाँ पर। तो अब क्या होगा, अब आपने क्या किया, आप डेसिमल से क्या हुए, टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हुए, राइट। कहाँ शिफ्ट हुए, टुवर्ड्स राइट। सो इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स राइट देन 10 की जो पावर होगी बच्चे वो कितनी होगी, उतने ही डेसिमल प्लेसेस पे 1 2 3 4, बट पावर किस में चली जाएगी, आपकी नेगेटिव में। तो इस तरीके से क्या है, आप ओवरऑल साइंटिफिक नोटेशन को शो करते हैं। तो इसी में अगर मैं आपको कहूं तो n इंटू 10 की पावर n क्या रिप्रेजेंट करता है, n आपको रिप्रेजेंट करता है सिंगल नॉन जीरो डिजिट। क्या शो करता है बच्चे, सिंगल नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, n आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ
प्लेस्ड डेसिमल पॉइंट, है ना, डेसिमल पॉइंट, यानी कि आप अपने डेसिमल पॉइंट से कितनी दूरी पर गए। अब अगर आप कहाँ गए, अगर आप अब ये जो प्लेस्ड गई ये पॉजिटिव आएगा अगर आप कहाँ गए, मूव लेफ्ट, ठीक है, और ये नेगेटिव हो जाएगा इफ यू आर मूविंग राइट, अगर आप राइट की तरफ मूव है, ठीक है। ये था आपकी साइंटिफिक नोटेशन। ये जो साइंटिफिक नोटेशन होती है ये, अब आप ये थोड़ी कि आपको ये आंसर दे देगा, आपको क्या करना होता है, एडिशन करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है, डिवीजन करना होता है, तो वहां से भी आपका जो रिजल्ट आता है वहां साइंटिफिक नोटेशन ही लगती है। एक बात बच्चे याद रखिएगा, जो साइंटिफिक नोटेशन हमें अप्लाई करनी होती है, ये नहीं कि आपने मल्टीप्लाई करनी शुरू कर दी, पहले हर एक पॉइंट हर एक डिजिट को आपको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ऐसा नहीं है। आपका जो फाइनल आंसर होगा उसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैं इसी की बात करती हूँ, पहले मैं बात करती हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। आप में से मैं जानती हूँ कि हो सकता है काफी बच्चों को ये चीजें आती भी होंगी, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये टर्म्स जो है सिंपली टर्म नहीं आते होंगे। दैट्स वाई मैं क्या है ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपसे शेयर कर रही हूँ, बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा था जो +1 है हमारा एक बहुत अच्छा बेस होता है। यहीं से अगर हम छोटी छोटी बातें सीख के चलेंगे तो आगे की जो अपनी हमारी अपर क्लासेस होंगी उसमें हमें दिक्कत नहीं होती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं ये चीजें सीख नहीं पाते और फिर बाद में क्या करते हैं, वही छोटी छोटी ये जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं ये आपके मार्क्स कट करवा देती हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई डिजिट है लाइक 4.236 इंटू 10⁻⁴ एंड जो सेकंड डिजिट है वो है 3.582 इंटू 10⁻3। मतलब मैंने कोई भी डिजिट ले ली और कहता है इसको क्या करो, ऐड करो। अब ये जो टर्म है क्या ऐड हो सकती है, नहीं हो सकती। इस तरीके की टर्म सिर्फ तभी ऐड हो सकती है जब आपका जो 10 की जो नोटेशन है, ये जो नोटेशन है इनकी पावर क्या हो, सेम हो। तो सबसे पहले आपको इनकी पावर सेम करनी पड़ेगी। तो पावर सेम करने के लिए हम लोग ये चीज तो देख ही चुके। अगर मैं क्या कर दूं, या तो इसकी पावर को इस डेसिमल को इधर ले जाऊं या इसके डेसिमल को इधर ले आऊं, तो इससे बेटर है यहाँ पर 0 लेके आऊंगी, इससे बेटर है मैंने इसको टुवार्ड्स क्या कर दिया, राइट क्या कर दिया बच्चे, शिफ्ट 4 लेके आना है मुझे। तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मेरे पास दो ऑप्शन, या तो मैं इसको इधर लाके 3 कर सकती हूँ, ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इसको इधर लाके 0 बना सकती हूँ। अब मुझे पता है फाइनल आंसर, मुझे एक ही डिजिट का आंसर चाहिए तो 0 विल बी बेटर। तो मैं क्या करूंगी, इसको एक पॉइंट आगे शिफ्ट करूंगी। तो मेरे यहाँ से क्या बनेगा, 4.236 इंटू 10⁻⁴ प्लस में ऐड करना था तो ये क्या हो जाएगा 0.53582। अब एक ही डेसिमल प्लेस आगे लेके गए तो क्या हो जाएगा, एक इसमें ऐड हो जाएगा तो 10⁻⁴, 3 तो था ही, एक और हो जाएगा 4। अब क्या हो गया, इनकी पावर सेम आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको इजिली ऐड कर सकते हैं, 0.3582 इंटू 10⁻⁴। सो योर आंसर विल बी 4.5942 इंटू 10⁻⁴। देखो बच्चों, आंसर हमारा वही है कि जो डेसिमल है उससे पहले वाली जो डिजिट है वो कैसी है, नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। ऐसे ही क्या रूल लगेगा आपका, सब्ट्रैक्शन में लगेगा। अगर आपको यही टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है ऐसे कर देंगे, 4.236 माइनस 0.3582 एंड सो ऑन। तो आप यहां से इसका आंसर क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी चीजें थी। उसके बाद में आती है हमारी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेशन। अगर क्या आंसर क्वेश्चन आ जाए, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, डिवाइड या और डिवीजन बोल देते हैं, ठीक है, इससे करने आ जाए तो क्या करेंगे। तो उसमें जैसे आपको जो नोटेशन है वो किस फॉर्म में मिल सकती है, 10⁻x इंटू 10⁻y। मतलब आगे तो कोई भी नंबर हो सकता है ना आपका, ठीक है, उनकी तो मल्टीप्लिकेशन हो गई, लेकिन इनके साथ क्या होता है, जो इनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है आपको वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻3। यहाँ पर इनकी पावर का सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक ही वैल्यू दे दी, इंटू में दे दी आपको 5.6 इंटू 10⁻5। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.4 इंटू 5.6,
ठीक है। इनटू में क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर, ये वाली जो वैल्यूज होती है ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है। सो योर आंसर विल कम आउट 13.44 इंटू 10 की पावर 8। अब आपको इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको आप इधर, क्योंकि क्या होना चाहिए डेसिमल से पहले एक ही डिजिट, 1.344 इंटू 10 की पावर 9। सो दैट विल बी योर आंसर। उसके बाद अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो डिवीजन में क्या होता है, ये जो पावर होती है कुछ इस तरीके से होंगी। तो ये जो पावर होती है बच्चे ये क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। सो अगर मेरे पास मान लीजिए डिजिट है 4.74, डाटा दिया हुआ है ये 12 डिवाइडेड बाई 6.82 इंटू 10 की पावर 20। तो क्या करेंगे, 4.74 डिवाइडेड बाई 6.82 इनटू में 10 की पावर 10 इज टू द पावर 12 माइनस 20। तो ये क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो जब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो इसका आंसर विल बी 0.695 इंटू 10 इज टू द पावर माइनस 8। माइनस 8 यहाँ से आ गया, लेकिन डेसिमल से पहले क्या है, जीरो होना क्या चाहिए, नॉन जीरो डिजिट है ना, नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। तो इसको मैं क्या करूंगी, इधर शिफ्ट करूंगी तो क्या आएगा 6.95। तो एक पावर बढ़ेगी -1, -8 एंड -1 विल बी -9। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो बच्चे ये क्या था आपका, मेजरमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने और किस चीज के बारे में पढ़ा, साइंटिफिक नोटेशंस कैसे की जाते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साइंटिफिक नोटेशंस करनी आनी चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। ठीक है। एक आधा क्वेश्चन जो होता है इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में क्या करेंगे, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में ही पढ़ेंगे और इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है। उन रूल्स के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।